नमस्कार, स्टडी फार्मूलेसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज के लिए ये साइंस का वीडियो है और स्पेशल वीडियो है साइंस के लिए। ज़्यादातर केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। हालांकि कुछ प्रश्न जो है भौतिकी और विज्ञान से संबंधित रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर रसायन विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी हैं और ख़ासतौर से आरओ एआरओ, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन में, भारत, यूएसए या फ्रांस? तो थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है भारत में है। कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, उसका आंसर इसमें भी मिल सकता है आगे। कैल्शियम, थोरियम, रेडियम या मैग्नीज? तो इसका भी बी नंबर सही हो जाएगा, थोरियम। पहले प्रश्न के अनुसार केरल में सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हालांकि अधिकांश इन प्रश्नों के आंसर आते होंगे लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो आप भूल कर बैठते हैं, वहां पर गलत आंसर लगा करके आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। निम्न में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन? कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है आपको। तो ओजोन से भी, जलवाष्प से भी, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी से गर्मी की प्रकृति में वृद्धि होती है, लेकिन हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, जबकि हाइड्रोजन गर्म गैस है। बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे का डी हो गया। अगला है, भारी जल की खोज किसने की? भारी जल की खोज किसने की थी? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की? हेनरिक हर्ट्ज, SC यूरे, जोसेफ प्रिस्टले या जी मेंडल? चौथा प्रश्न है, तो भारी जल की जो खोज की गई वो HC यूरे के द्वारा की गई। बी नंबर सही हो जाएगा। भारी जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र रहेगा, क्या रहेगा? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? उसी आंसर तो मिल ही गया, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड या ट्रिटियम मोनोऑक्साइड? तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। बी नंबर सही हो गया। किसका? पांचवें प्रश्न का बी नंबर सही है। भारी पानी यानी कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? वही है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्या रहेगा? D2O, डी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का रूप नहीं, इनमें से कार्बन का रूप कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन या ग्रेफीन? कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? सातवें का प्रश्न है, तो ये रहेगा सिलिकॉन। बी नंबर सही हो गया। हीरा, फ्लोरीन या ग्रेफीन, ये तीनों हैं, लेकिन सिलिकॉन कार्बन का रूप नहीं है। तो सातवें का जो आंसर है वह बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हीरा का अपरूपी स्वरूप है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन या सल्फर? तो हीरा कठोर प्रकार का एक कार्बन है, डायमंड है। सी नंबर सही हो गया। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, पारा का, कार्बन का? आज सब कॉपीड प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए, पहले से जो बनाए गए हैं। निम्न में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हमने उन प्रश्नों को रखने की कोशिश की है जो कहीं न कहीं घुमा फिरा के रखे जा रहे हैं और उसका अर्थ वही होता है। इसलिए हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, थोड़ा सा अलग रहेगा। कुल आंतरिक प्रतिबिंब हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक
बिखराव या हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। तो हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? 10वां प्रश्न है ये। देखिए, कुल आंतरिक प्रतिबिंब में हीरे की चमक में योगदान देता है। हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक भी होता है, बिखराव भी होता है, स्कैटरिंग। लेकिन हीरे का निम्न अपवर्तनांक का जो है चमक से कोई संबंध नहीं है। डी नंबर सही हो गया। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण साल्ट, लेकिन वार मात्रा ज़्यादा जुड़ गई। मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीकृत लवण में रहता है। 11वां प्रश्न है तो रहेगा पोटेशियम आयोडाइड। डी नंबर सही हो गया। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या नाइट्रोजन? हीलियम, नियॉन, आर्गन या नाइट्रोजन? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? कौन सी है इनमें से? आर्गन है। AR प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस मौजूद है। तो 12वां का नंबर सी हो गया आंसर। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है। इसमें उच्च ज्वलनशीलता होती है। इसमें उच्च ऊष्मीयमान होता है। 13वां प्रश्न है ये। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है, इसलिए आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर सही हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, रेडन? किस गैस का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? कौन सी गैस होगी? रेडान होनी चाहिए। RN रेडान का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। जर्मेनियम को आमतौर पर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? अर्धचालक के, विद्युत रोधी, विमंदक या चालक? सेमीकंडक्टर के लिए होता है भाई, अर्धचालक के लिए। तो ए नंबर सही हो गया 15वां का। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्रिकली हीट, आर नहीं बनाएंगे इसमें से। प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है ठंडक प्रदान करने के लिए पसीने के समय? ठंडक या पसीने को रोकने के लिए होता है, बल्कि वो ठंडक तो देता ही है। सल्फोनिक अम्ल ठंडक, उसमें कोई दूसरा वो देता है। फास्फोरिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल या बोरिक अम्ल, क्या देगा? कौन सा होता है? बोरिक अम्ल रहेगा, यही योगदान देता है पूरी राहत पहुंचाने में। डी नंबर सही हो गया। पिकली हीट पाउडर में प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं पाउडर में। 17वें का कौन सा आंसर होगा? डी नंबर सही हो गया। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है पानी में बहुत आसानी से जम जाती है जल्दी। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करती है। एल्यूमिनियम में सीमेंट का अद्भुत दृढ़ होता है। चूने की अधिकता में सीमेंट की मजबूती बढ़ती है। कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक दृढ़ मतलब मजबूती समय घटता है। क्या होता है इनमें से कौन से कथन सही है?
17वां प्रश्न है, कौन सा सही होना चाहिए? तो अगर हम इसकी बात करेंगे 17वें प्रश्न की, वैसे सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करती है भी सही। एल्युमिनियम में सीमेंट का अद्भुत मिला अदृढ़ होता है और चूने की अधिकता चूना तो नहीं होता। कैल्शियम सल्फेट में सीमेंट का प्रारंभिक अदृढ़ समय घटता है, समय घट जाता है। तो सी नंबर सही हो गया। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्या है महत्वपूर्ण घटक कांच का? माइका, सिलिका, क्वार्ट्ज, सोडियम बोरेट, क्या रहेगा? जो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है यह है सिलिका, बी नंबर सही हो गया। 18वें प्रश्न की बात हो रही है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर शीशा गर्म है उसको धीरे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनीलिंग, कंडेंसेशन या ह्यूमिडिफाइंग या डिकैंटेशन, क्या कहा जाता है? एनीलिंग, ए नंबर सही हो गया। एनीलिंग, ए नंबर सही हो गया। तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या हुई है? एनीलिंग कही जाती है। एनीलिंग, ए नंबर सही हुआ। अगला प्रश्न है, हम एक दो बार जरूर रिपीट कर देते हैं जिससे कि याद हो जाए आप सभी को। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाएगा? पायरेक्स कांच, क्वार्ट्ज कांच, फ्लिंट कांच या रेशा कांच, किस प्रकार के ग्लास का प्रयोग होगा? 20वां प्रश्न है, तो किस हिसाब से होना चाहिए? इसमें पायरेक्स भी नहीं होता, क्वार्ट्ज भी नहीं होता, रेलंट कांच भी नहीं, सॉरी फ्लिंट कांच भी नहीं होता, रेशा कांच होता है, फाइबर कांच, फाइबर ग्लासेस। डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग होगा? क्रुक्स कांच, जेना कांच या पोटाश कांच या सोडा कांच? इसमें जो उपयोग की जाएगी क्रुक्स कांच होगी, ग्लास होगा। ए नंबर सही हो गया। कौन सा नंबर सही रहेगा? ए नंबर सही हो गया। क्रुक्स लेंस, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है। यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध नहीं है, या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। इनमें से क्या सही होना चाहिए? तो यह जो रहेगा अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पावर इसमें होगी हीटिंग की। बी नंबर सही हो गया। 23वां प्रश्न है, तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ऐसे इनमें से कौन से तीन तत्व हैं जिनका उपयोग फर्टिलाइजर्स में सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट। N हो गया, K हो गया, NKP या NPK। तो यही बी नंबर सही होना चाहिए। कौन सा नंबर हो गया? बी नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन
नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। आज थोड़ा दिक्कत है, इसलिए बार बार रोकना पड़ रहा है वीडियो को। अमोनियम सल्फेट, यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या फिर सुपरफास्फेट, इनमें से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? कौन सा नहीं है नाइट्रोजन का उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन ना हो, ये बताना है। तो अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, यूरिया में भी मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट में भी मिल जाएगा नाइट्रोजन। और आगे देखते हैं सुपर फास्फेट, हाँ इसमें नहीं, इसमें कहीं भी नाइट्रोजन ढूंढे नहीं मिल पा रही, डी नंबर सही हो गया। इसकी बात करेंगे, अमोनियम सल्फेट NH4 NH हो गया, और इसके SO4 होता है, इसमें इसे कुछ होता है फार्मूला। यूरिया NH2CO NH2 हो गया, नाइट्रोजन खूब है, NH4Cl, तो इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, ये वाली यहाँ पर नहीं है, तो डी नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट या एसिटिलीन, या कैल्शियम कार्बाइड व एसिटिलीन दोनों, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एसिटिलीन ही होती है, क्या रहेगी? एसिटिलीन क्या रहना चाहिए? एथिलीन एसिटिलीन रहेगी, एसिटिलीन गैस कही जाती है। 25वां प्रश्न है ये, यहाँ पर कृत्रिम के लिए तो ये हो जाएगा, इसलिए नहीं, एथिलीन में आएगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का, फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है, तब तो सही तो हो गया, एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड दोनों होना चाहिए, डी नंबर सही हो गया। हालांकि हालांकि गवर्नमेंट ने कार्बाइड पर रोक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि ये नुकसान ज़्यादा कर रहा है, तो डी नंबर सही हो गया। निम्न में से किसको वुड स्प्लिट कहा जाता है? भाई वुड स्प्लिट किसे कहा जाता है? वुड स्प्लिट क्या होता है? वुड स्प्लिट मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल या फिर ब्यूटिल एल्कोहल, कौन सा वुड स्प्लिट कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्लिट कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल क्या? CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है? एंटी फ्रिज के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल का, या फॉर्मेल्डिहाइड का, या एसीटोन का? किसका? मिथाइल एल्कोहल का, C2H5OH। मेथड नहीं तो यही रहेगा, CH3OH का। तो एंटीफ्रिज के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, चीज़ों को जमने से रोकने के लिए, मिथाइल एल्कोहल का। 27वां का बी नंबर सही हो गया। किंडन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासेस यानी कि शीरा मोलसेस का प्रयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? दारू, मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल, गन्ना, यही रहेगा एथेनॉल, C2H5OH, ये है एथेनॉल का, दारू वाला, सी नंबर सही हो गया। 28वां प्रश्न था वो, 29वें प्रश्न पर आएंगे। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध, जो पेशाब घर होते हैं उनके आसपास चुभने वाली गंध का कारण क्या है? नाक में सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया, ये रहेगी सी नंबर, अमोनिया रहेगी, NH3, सी नंबर सही हो गया। 29 का सी। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? इनमें से सफेद फास्फोरस कौन सा है? कौन सफेद फास्फोरस कौन सा है?
P1, P6, P4 या फिर P5? सफेद फास्फोरस है ये। कौन सा नंबर हो गया सफेद फास्फोरस के लिए? सी नंबर सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सामान्य अध्ययन के अगले टॉपिक पर, अगला वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। पढ़ते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि सरल जरूर है लेकिन आपके ये निर्भर करेगा आप परीक्षा में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, यह निर्भर करेगा। थैंक यू।